केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात उस सस्पेंस की करेंगे जिससे पर्दा हट गया है। विजय थलापति अब तमिलनाडु के सीएम होंगे। 5 दिन से जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। वीसीके का समर्थन मिलने के बाद तमिलनाडु में जश्न का माहौल है। थोड़ी देर में एक बार फिर से विजय राज्यपाल से मिलेंगे और 118 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपेंगे। इस खबर पर पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर बंगाल के उस महापरिवर्तन की जिसने भारतीय राजनीति के भूगोल और भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। कोलकाता से आज जो हुंकार उठी उसने न सिर्फ ममता के अभेद्य किले को ध्वस्त कर दिया बल्कि दशकों के तुष्टीकरण वाले सिंडिकेट को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। शुभेंदु अधिकारी का राज तिलक हो चुका है। ये बंगाल के रगों में दौड़ने वाले उस डर की विदाई है जिसने सालों तक यहाँ के आम नागरिकों को बंधक बनाए रखा। शुभेंदु का भगवा कुर्ता और गले का गेरुआ गमछा महज पहनावा नहीं बल्कि सीधा संदेश है कि अब बंगाल में यूपी मॉडल चलेगा। अब यहाँ तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की गर्जना होगी। जिस नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी उसी नंदीग्राम के योद्धा ने आज दीदी के 15 साल के साम्राज्य का सूर्यास्त कर दिया है। हर तस्वीर आज आपको दिखाएंगे बंगाल की भी। तो प्रहार में आज सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां नतीजों के 5 दिन बाद अब जाकर सुपरस्टार विजय की सरकार बनना तय हो गया है। थलापति विजय बार बार सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके थे, 3 बार पेश किया था, लेकिन अब पूरा बहुमत मिल चुका है। जादुई आंकड़े से दूर थे, लेकिन अब वीसीके के समर्थन के साथ विजय की सरकार बनने वाली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तमिलनाडु में विजय की सरकार अब बनेगी। अब जब जाएंगे तो उनके पास 118 विधायकों का समर्थन आ चुका है और ऐसे में अब सीधे सीधे उनका वो जो जादुई आंकड़ा चाहिए था, जो जरूरी था, जिसके लिए 3 बार लौटा दिया राज्यपाल ने, अब वो जादुई आंकड़ा है विजय के पास। ऐसे में थलापति विजय की सरकार अब तमिलनाडु में बनेगी। तो विजय के समर्थन में अब 119 विधायक हैं और वो आंकड़ा आप समझ लीजिए छू लिया है। 118 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। अब सरकार बनाएंगे विजय। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वहां की तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी तमिलनाडु में देखिए 5 दिन इंतजार, आप समझ रहे हैं, रिजल्ट्स आ गए, सबसे बड़ी पार्टी बन गई टीवी के, लेकिन जो आंकड़ों का खेल था उसमें कहीं पीछे रह गई थी। और ये वीसीके के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए थलापति विजय का पोस्टर लेकर कार्यकर्ता वहां भी जुटे हुए हैं। और अब क्योंकि समर्थन वीसीके दे रही है तो उनके लिए भी ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी भागीदारी से, उनके साथ से सरकार संभव हो पाई है। ऐसे में उनकी भी सुनी जाएगी। ये जो किंग मेकर वाली भूमिका होती है, उस किंग मेकर वाली भूमिका में वीसीके आ गई है, क्योंकि 2 सीटों का समर्थन चाहिए था और वीसीके साथ खड़ी हो गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करें। आपको बताएं राज्यपाल से मिल सकते हैं विजय। जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, बहुमत मिलने के बाद अब वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब आपको ये बताएं, ये 4थी बार होगा जब वो जाएंगे, लेकिन इस बार उनके पास नंबर्स हैं। जो हर बार राज्यपाल वापस भेज देते थे या कहते थे कि समर्थन आपके पास पूरा नहीं है, तो अब पूरा समर्थन है, नंबर्स पूरे हैं। और ये जश्न की तस्वीरें देखिए, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि 5 दिन एक लंबा इंतजार होता है नतीजों के बाद। आप सोचिए इसी पसोपेश में 5 दिन बीते होंगे उन कार्यकर्ताओं के कि कैसे बनेगी सरकार। तो ये अब जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीसीके दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। देखिए जाहिर सी बात है, तमिलनाडु में 108 सीटों पर जीत के साथ टीवीके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तमिलनाडु की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिला, लेकिन ये समर्थन उतना नहीं था कि विजय अकेले दम पर सरकार बना पाए। इसीलिए उन्हें साथियों की तलाश थी और उनकी ये तलाश वीसीके लेफ्ट पार्टीज के साथ पूरी हुई, क्योंकि जो कमी थी उस गैप को भर दिया गया।
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் உங்க விஜய். என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும். तो देखिए, तमिलनाडु में विजय को अब सरकार बनाने के लिए जो नंबर्स थे वो मिल चुके हैं, जो समर्थन चाहिए था वो मिल चुका है और ऐसे में अब वहां पर 5 दिन बाद जाकर विजय की सरकार बनने वाली है, उसको लेकर उत्साह भी पूरा है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं कि कैसे नंबर गेम फंसा हुआ था और अब कैसे वीसीके के समर्थन के बाद यह संभव हो पाया है। देखिए, टीवी के 107 सीटों पर एक तरह से अपना प्रतिनिधित्व रखती है क्योंकि विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आपको बताएं, जीत 108 हुई है लेकिन एक सीट उन्हें ड्रॉप करनी पड़ेगी, ऐसे में 107 ये हो गए। कांग्रेस के 5 का समर्थन उन्हें मिला, कांग्रेस ने पहले ही साथ देने का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2, यानी ये 4 हो गए और वीसीके के 2 समर्थन देने के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उतने से भी आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा था। अब जाकर ये जादुई आंकड़ा 118 का हुआ है जिसके साथ अब सरकार विजय बनाने वाले हैं। ये सरकार अथक प्रयास के बाद बन रही है और आप ये समझिए, सूत्रों से खबर ये है कि वीसीके ने विजय से कुछ मांगे रखी हैं जिसके बिहाफ पर यह समर्थन दिया गया है क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये मौका है, वो किंग मेकर है और वो अपनी मांग रख सकते हैं। ऐसे में क्या मांगे उन्होंने रखी है, चलिए हम आपको जानकारी दे देते हैं क्योंकि सूत्रों से यह खबर है वीसीके ने विजय से समर्थन देने के लिए कुछ डिमांड्स की थी। क्या है वो डिमांड, चलिए डिटेल आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रखते हैं। देखिए, डिप्टी सीएम के पद की बात चल रही, खबर ये मिल रही है कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर बात हुई, कैबिनेट मंत्री भी चाहते हैं, भविष्य के चुनाव में गठबंधन की गारंटी भी मांगी गई है लेकिन क्योंकि विजय को सरकार बनानी थी तो ऐसे में हो सकता है कि इन तीनों बातों पर सहमति बन गई हो लेकिन ये सूत्रों के हवाले से हो सकता है इसमें कुछ बातें ना भी मानी गई। तो तमिलनाडु में नई सरकार से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का भी एक तरह से आरोप लगने शुरू हो गए थे क्योंकि जो दौर चल रहा था बहुत क्रूशियल था, एक गैप बना हुआ था। टीवीके के विधायक बीते 2 दिनों से आपको बताएं कि महाबलीपुरम के 4 पॉइंट्स रिजॉर्ट्स में रुके हुए थे, यानी इन विधायकों को भी खरीद फरोख्त का डर सता रहा था क्योंकि अब तक ये विधायक राज्यपाल से नहीं मिले। ऐसे में इन्हें वहां रखा गया था। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एक झलक फिर से देखने को मिली है साउथ में और ये हमेशा होता है कि एक डर रहता है जब तक ये गैप रहता है कि सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, नंबर जोड़ तोड़ करना है, तब ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखती है और तमिलनाडु में फिर से नजर आई। अब आपको बताएं कि कांग्रेस भी तमिलनाडु में 5 सीटें जीती है और कांग्रेस ने इस बार टीवीके का समर्थन किया है। अपना जो इंडी गठबंधन था सो कॉल्ड, उसको छोड़ के अलग हो गई। कांग्रेस जहां फायदा देखती वहां निकल लेती है, यह हमेशा का इतिहास रहा है और यहां भी यही हुआ। तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है, उनके साथ चुनाव लड़ा लेकिन इसके बावजूद उसने टीवीके का साथ दिया है और उसके जो 5 चेहरे हैं वो साथ आ गए। कांग्रेस ने अपने 5 एमएलएज हैदराबाद भेजे हैं, वो भी डर रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, माना जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग के डर से ही भेजे गए। मेलूर में जो विधायक हैं इसका नेतृत्व कर रहे थे और मेलूर विधायक पी विश्वनाथन तेलंगाना में कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी भी रह चुके हैं और यही वजह कि वहां हैदराबाद में। सूत्रों के मुताबिक टीवीके सरकार बनने पर कांग्रेस विधायक पी विश्वनाथन को मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी यहां भी ये बात तय हुई है कि हम समर्थन देंगे तो हमें सरकार में नुमाइंदगी चाहिए और इसीलिए कांग्रेस तमिलनाडु में लगातार राज्यपाल के खिलाफ मुखर रही है क्योंकि 3 बार मुलाकात हुई लेकिन सेट नहीं हो पाई चीजें। तमिलनाडु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये वो तस्वीरें हम आपको कुछ समय पहले की दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं, अब तो बात बन चुकी है लेकिन तमिलनाडु में विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को ही नहीं था बल्कि छोटी छोटी पार्टियां जो इन्वॉल्व हैं अब सरकार के गठन में, उन्हें भी हॉर्स ट्रेडिंग का डर था। टीवीके यानी कि विजय की पार्टी ने एएमएम के विधायक कामराज का एक वीडियो शेयर किया जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कामराज खुशी खुशी एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें वो टीवीके को अपना समर्थन दे रहे हैं।
और ये जो वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो के आने के बाद टीवीके के एएमएम के पार्टी के महासचिव दिनाकर ने इसे सीधे से झूठा बता दिया। दिनाकरन का कहना था कि हमारी पार्टी ने कभी भी टीवीके का समर्थन ही नहीं किया, टीवीके ने समर्थन की नकली कॉपी दिखाई है। ऐसे में अगर टीवीके सत्ता में आ गई है अब, तो तमिलनाडु का ये जो पूरा उलटफेर हुआ है उसमें टीवीके ये याद रखेगी कि एएमएमके ने क्या दावा किया, क्या कहा। सुनवा रहे हैं। If it is true, let him surrender the video to the Honorable Governor and the original letter which he signed, let him surrender it to the... Giving a forgery letter, what is this? They were thinking that we can do trading. Because he is a single MLA, they thought that after giving the letter, he will get panic and we can threaten him and get his support. It is destiny of Tamil Nadu. If they come to power, surely Tamil Nadu will be going to face a lot of problems and it will go back in its growth. Already I have made complaint to the governor and also in the police station. लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात पता है क्या है? एएमके ने भले ही तमिलनाडु में एक ही सीट जीती हो, लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का आप हाल देखिए, कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद कांग्रेस पलट गई और अब टीवीके के साथ मिलकर सरकार में बैठ गई। नतीजा ये है कि डीएमके के लोग कांग्रेस का झंडा अब फेंक रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से मनमुटाव शुरू हो गया और यहाँ तक कि जो कनमोई हैं, उन्होंने जो सीटिंग है ना पार्लियामेंट में, जो संसद में सीटिंग है जहां डीएमके और कांग्रेस के साथ साथ सीटिंग हुआ करती थी, उसमें बकायदा चिट्ठी लिखकर ये मांग कर दी है कि हमें साथ नहीं बैठना है। ये कल ही मांग आ गई थी। यानी आप समझ जाइए कि इंडी गठबंधन के जो चेहरे एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को फूटी आंख सुहा नहीं रहे हैं। ये हालात हो गए क्योंकि कांग्रेस जहां देखो वहां पलट जाती है, साथ नहीं रहना चाहती और डीएमके कह रही है कि अगर ऐसा कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ बैठेंगे तक नहीं। ये स्थिति हो गई है। लेकिन एएमके एक सीट जीतकर भी गठबंधन में बनी रही और अपना जो स्टैंड था उससे पीछे नहीं हटी। यानी आप ये समझिए कि कांग्रेस ने पहले तो स्टालिन को यहाँ सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ा मिलकर, लेकिन नतीजों के बाद मौका परस्त होकर टीवीके के साथ जा मिली। जिसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं, जरा डिटेल आपको देते हैं कि कैसे इंडी गठबंधन में अब दरार खुलकर सामने आ गई। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस का 20 साल का पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। डीएमके का कहना है कि बिना उससे पूछे, बिना उससे डिस्कस किए कांग्रेस ने टीवीके का समर्थन किया। डीएमके कांग्रेस को धोखेबाज कह रही है। डीएमके के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट और 28 विधानसभा सीटें डीएमके की दया की वजह से मिली थी। लोकसभा में डीएमके ने कांग्रेस से अलग बैठने की मांग कर ली है, जो मैं आपको बता रही थी। ऐसे में इंडी गठबंधन और कमजोर होता दिख रहा है क्योंकि देखिए बची खुची जगहों पर सरकारें बची हैं और वहां पर कांग्रेस की स्थिति कैसी हो रही है। कांग्रेस कहीं भी चली जाती है, अपना गठबंधन छोड़ देती है, तो ये स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि वो ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। तो देखिए ये तो बात हमने तमिलनाडु की। थलापति तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमने आपको बताया। लेकिन लंबे संघर्ष और तपस्या के बाद आखिरकार बंगाल की मिट्टी पर बदलाव का भी सूरज आज उगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये जीत केवल एक पार्टी की नहीं बल्कि हर उस बंगाली की है जिसने परिवर्तन का सपना देखा था। अब बंगाल के गलियारों से डर का साया हट चुका है, न हिंसा का डर है, न धमकियों का शोर है। अब बस विकास और विश्वास की बात होगी और हिंदुत्व को धार दी जाएगी। तो हमने आपसे कहा कि हिंदुत्व को धार दी जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें देखिए। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर में आप देखें ये जो उनका पहनावा है, ये सिर्फ पहनावा नहीं, ये एक संदेश है। भगवा कुर्ता और गले में पड़ा भगवा गमछा। ये तस्वीरें बताती हैं, इस बात की गवाह ये तस्वीरें कि बंगाल की सत्ता में अब हिंदुत्व की विचारधारा बहेगी। शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल में योगी के पद पर अडिग होकर आगे बढ़ेंगे, इस तरह का कहीं ना कहीं अंदेशा लगता है क्योंकि तस्वीर वैसी ही सामने आई। Of all the honorable ministers, the order of Governor of West Bengal, तो देखिए बंगाल में भगवा राज का सूर्योदय हो गया है।
शुभेंदु के सर पर ताज सज चुका है और बंगाल के इस अधिकारी ने सोनार बांग्ला का संकल्प भी ले लिया है। कैसे संकल्प लिया है, सुनवा रहे हैं আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जय मां काली। চারিদিকে খুশির হাওয়া আনন্দ সত্তা পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার পাল্টেছে এইবার এলো বিজেপি সরকার। तस्वीरें आपने देखी, शुभेंदु अधिकारी यहां तक पहुंचे कैसे, यह सवाल आपके मन में होगा। उनका सियासी सफर कैसा रहा, आपको उसकी एक एक डिटेल देते हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने भी अथक प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है। शुभेंदु राजनीतिक परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं। 1995 में कांग्रेस से पार्षद चुने गए थे और 1998 में ममता के साथ टीएमसी में शामिल हुए। 2006 में कांथी दक्षिण से विधायक बने, कांथी नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। नंदीग्राम आंदोलन ने लेफ्ट सरकार को कमजोर किया। 2009 और 2014 में तामलुक से वो सांसद भी बने। 2016 में नंदीग्राम से विधायक चुने गए। ममता सरकार में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। सिंचाई और जल संसाधन मंत्रालय भी संभाला। टीएमसी के कोर नेताओं में वो गिने जाते थे। 2020 में टीएमसी छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। पार्टी में कलह को इस्तीफे की वजह बताया। अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव से नाराज थे वो और 2021 में नंदीग्राम से ममता को हरा दिया उन्होंने। बीजेपी विधायक दल के नेता बने, नेता प्रतिपक्ष की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। नंदीग्राम जीत के बाद राष्ट्रीय चर्चा में आए। 2026 चुनावों में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका उन्होंने निभाई। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीते। भवानीपुर में ममता को हराकर सुर्खियों में फिर से आए। जायंट किलर के तौर पर उनकी पहचान बनी और अब उन्हें पद दिया गया है। तो देखिए, पीएम मोदी की रणनीति और कार्यकर्ताओं के पसीने ने बीजेपी को बंगाल के शिखर पर बैठा दिया। बंगाल में मिले इस बम्पर समर्थन पर पीएम ने जनता को दंडवत प्रणाम किया है, आभार जताया है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बंगाल के दिल में उतर गई है। भरोसे की इस जीत ने साबित कर दिया कि बंगाल अब बदल चुका है और प्रधानमंत्री उस जनता के आगे नतमस्तक हो गए जिसने ये जनादेश दिया, जिसने कुर्सी पर बैठाया। और देखिए, आजादी के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने नतमस्तक होकर जनता के जनादेश का सम्मान किया, जनता का आभार जताया। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे एक कार्यकर्ता के तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ लोगों के आगे अभिवादन करते, नतमस्तक होते, दंडवत होते। आप अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भाव आप समझिए कि ये भाव जोड़ने वाला है और यही भाव बीजेपी को इतने आगे तक ले जा रहा है कि बंगाल में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। देखिए, बंगाल की जनता ने जो मोदी पर भरोसा जताया, इसके लिए पीएम बार बार बंगाल का आभार जता रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि वो कौन सी रणनीति थी जिसने बीजेपी को बंगाल दिला दिया और शुभेंदु पर ही बीजेपी ने दांव क्यों लगाया। चलिए, 5 बड़ी वजह आपको बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। पहली वजह है बंगाल में उनकी जबरदस्त पकड़।
पूर्वी मेदिनीपुर में मजबूत जनाधार उनका रहा। नंदीग्राम आंदोलन से वो बड़ा चेहरा बने। ग्रामीण बंगाल में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है और बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क उन्होंने तैयार किया। देखिए, बीजेपी के लिए ग्राउंड कैडर उन्होंने खड़ा किया और यही वजह है कि इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, बहुत जरूरी समझा गया। अब आपको जरा दूसरी वजह बताते हैं आपको, जहां बंगाली अस्मिता के सांचे में पूरी तरह वो फिट बैठते हैं। खुद को बंगाल के बेटे के रूप में उन्होंने पेश किया और वाकई वहां वो पूरी तरह से रचे बसे रहे भी। स्थानीय भाषा और संस्कृति से उनका मजबूत जुड़ाव रहा है क्योंकि वहीं के हैं। और बंगाल बनाम बाहरी वाली राजनीति का जवाब वो बन गए। हिंदुत्व और बंगाली पहचान दोनों को उन्होंने साधा। तीसरी वजह जान लीजिए, टीएमसी की कार्यशैली और अंदरूनी जानकारी उनको थी क्योंकि वर्षों तक टीएमसी के कोर लीडर रहे, कोर कैडर में रहे। संगठन और चुनावी रणनीति की पूरी समझ उन्हें रही ऐसे में, और ममता सरकार के कामकाज को उन्होंने करीब से देखा। ऐसे में तोड़ उसका बता पाए। टीएमसी के मजबूत और कमजोर इलाकों की जानकारी उन्हें थी, जहां पर बीजेपी में आकर उन्होंने और काम करवाया। चौथी वजह, आक्रामक नेता की उनकी छवि देखी गई। सड़क से विधानसभा तक एक्टिव रहते थे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उन्हें आपने लेस एक्टिव देखा हो। आक्रामक नेता, बीजेपी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय चेहरा ऐसे में बन गए। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। पांचवी वजह, 2021 में नंदीग्राम में उन्होंने ममता को हराया और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, 2026 में फिर से ममता को बड़ा झटका दिया। भवानीपुर नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरे बनकर उभर गए शुभेंदु अधिकारी। ममता के खिलाफ सबसे मजबूत चुनौती उन्होंने दी और यही वजह है, यही 5 बड़ी वजह है जिसके चलते मुख्यमंत्री के तौर पर बंगाल के उन्हें ही देखा गया। पीएम मोदी ने शुभेंदु अधिकारी को पीठ थपथपाकर संकेत दिया कि अब बंगाल उनकी जिम्मेदारी। आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप जब ये तस्वीरें देखें तो इसका अर्थ समझिएगा। ये प्रधानमंत्री की तरफ से उन पर भरोसे की तस्वीर। उन्होंने सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी को यह कह दिया कि बंगाल से हिंसा, घुसपैठियों को खत्म करना है, सोनार बांग्ला बनाना है। ये वो भरोसा है जो प्रधानमंत्री ने जताया है शुभेंदु अधिकारी पर। शुभेंदु अधिकारी के साथ ही एक छोटे लेकिन संतुलित मंत्री परिषद ने भी शपथ ली है, जिसमें फिलहाल कुल 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में कौन कौन है हम आपको बता देते हैं। पहले देखिए, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक ये शामिल हैं। इसे शुरुआती कैबिनेट में बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने को पूरी कोशिश की, उसका स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। कैसे साधा है ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार तस्वीर देखिए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक, इन्होंने भी आज शपथ ली है। तो शुभेंदु के 5 मंत्री जिनकी तस्वीर आपने देखी, उन्होंने शपथ ली है। और ये जो मंत्री हैं, इनको क्यों जगह दी गई, इनकी क्या खासियत, इनका क्या बैकग्राउंड रहा, इनका क्या प्रोफाइल रहा है, चलिए आपको हम फटाफट ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्योंकि अहम है। आज के ही दिन इन 5 चेहरों का शपथ लेना बहुत अहम हो जाता है। सबसे पहले बात दिलीप घोष की कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस प्रचारक से लेकर राजनीति तक का इन्होंने सफर तय किया। इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है बंगाल में। बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने कमान उस वक्त भी संभाली 2014 के बाद से। भाजपा के विस्तार में इन्होंने बड़ी भूमिका अदा की है। मेदिनीपुर से पूर्व सांसद रह चुके हैं और आक्रामक हिंदुत्व का चेहरा ये बने रहे। संगठन पर मजबूत पकड़ के लिए प्रसिद्ध माने गए। दूसरा चेहरा है अग्निमित्रा पॉल। पेशे से ये फैशन डिजाइनर रही और 2019 में इन्होंने राजनीति में एंट्री की। बहुत लंबा इनका टेन्योर नहीं रहा, लेकिन कम समय में इन्होंने बड़ी छाप छोड़ी है। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और आसनसोल दक्षिण से विधायक रही हैं। आप ये समझिए, बंगाल भाजपा का बड़ा महिला चेहरा इन्हें माना जाता है। अगला नाम जो हम आपको बता रहे हैं, अशोक कीर्तनिया का नाम है। बोगांव उत्तर से विधायक है, बनगांव से, और मथुआ प्रभाव वाले इलाके से आते। मथुआ समुदाय की आवाज ये बनेंगे। स्थानीय संगठन और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और मथुआ समुदाय का बड़ा चेहरा है। ऐसे में उन्हें एक तरह से जगह दी गई है। अगला नाम है खुदीराम टुडू का। ये जंगल महल का बड़ा आदिवासी चेहरा है, यानी संथाल परगना के जो लोग हैं उन्हें यहाँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। बांकारा जिले से आते हैं और इन्होंने संथाली में शपथ ग्रहण की। मैं आपको बताऊं, रानीवान सीट से ये विधायक बने हैं और एसटी समुदाय का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। आदिवासी आउटरीच मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश मानी जा सकती है। अगला नाम है निशीथ प्रामाणिक का। भाजपा के युवा चेहरा,
बने हैं ये और इन्हें युवा चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है। उत्तर बंगाल में इनकी मजबूत पकड़ है, नॉर्थ बंगाल को भी इंक्लूड किया गया है। पहले ही दिन ये संदेश दे दिया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं, केंद्र के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। 2019 में इन्होंने टीएमसी छोड़ी और बीजेपी में आए। राजवंशी समुदाय में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। तो आप समझ गए, ये 5 जो चेहरे आज ही ये संदेश देने की कोशिश की है कि पूरे बंगाल का प्रतिनिधित्व होगा, पूरे बंगाल को साथ लेकर चल के सोनार बांग्ला का जो सपना है वो पूरा किया जाएगा। और उत्साह बहुत था आज कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उनके लिए ये बहुत लंबी लड़ाई, बहुत अथक परिश्रम रहा है, जिसका फल उन्हें आज मिला, जहां लाखों की भीड़ वहां पे पहुंची हुई थी। आपको सुनवा रहे। ऐतिहासिक पल है, भाजपा की सरकार बनी है, ये जनता की जीत है। इसलिए देखिए जनता खुद आई है सुमेंद्र से मिलने और सुमेंद्र को सीएम का शपथ लेते देखते हुए। बहुत उम्मीदें हैं हमारे नरेंद्र मोदी से, बहुत उम्मीद है। आज बीजेपी सरकार जो जीते, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। बहुत सब हम लोग बहुत आनंद कर रहे हैं, खुश है। कितना तकलीफ सहे हैं हम, बहुत खुशी है। उसके लिए नारियल फूटा है घर वहाँ पर मेरा जादवपुर में, बागाजित में हम रहते हैं। अभी साग बजाएंगे, उसको संबोधन करेंगे और दिल से दुआ करेंगे, बस उनको आना चाहिए। सीएम मिला है हमको, बहुत खुश है हम। मिदनापुर अभिवक्त मिदनापुर जो है, बंगाल में एक तो शेर मिला है हम लोग को। इतना दिन गिधड़ था, अभी शेर मिला है। शुभेंदु दादा इतने दिन एकदम मतलब क्या बोले, जो किया है दादा को, मतलब हम प्रणाम करना चाहते हैं। तो सुना आपने, बंगाल की जनता खुशी मना रही है। ये खुशी जितनी बंगाल की हवा बदलने पर उससे कहीं ज्यादा हर वर्ग को सम्मान देने की है। शुभेंदु कैबिनेट में कैसे सामाजिक संतुलन के फॉर्मूले पर काम किया गया है, क्योंकि हमने आपको बताया ना 5 चेहरों ने शपथ ग्रहण किया शुभेंदु अधिकारी के साथ। आपको बता देते हैं कि कैसे सोशल इंजीनियरिंग पर भी पूरा ध्यान है। देखिए, महिला चेहरे के तौर पर अग्निमित्रा पॉल को जगह दी गई, हमने आपको बताया। आदिवासी समाज से मंत्री बनाकर उनका प्रतिनिधित्व किया गया। ओबीसी समुदाय को भी कैबिनेट में हिस्सेदारी दी गई। मतुआ समुदाय से भी मंत्री बनाया गया है। वहीं राजवंशी निश्चित प्रमाणिक की बात करें तो उन्हें भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिला। बीजेपी ने हर बड़े सामाजिक वर्ग को साधने की कोशिश की है, ध्यान यहां रखा गया है। चुनावी रणनीति की झलक कैबिनेट गठन में भी देखी गई। हालांकि कैबिनेट का विस्तार होगा और तब बहुत से चेहरे शामिल किया जाएंगे, लेकिन पहले दिन का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल में शुभेंदु सरकार बन गई है, लेकिन अब उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, वो सरकार कैसे चलाएंगे, सबसे पहले उनका फोकस किस चीज पर होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट के गढ़ को ध्वस्त कर टीएमसी की सरकार बनाई थी। अब समय का पहिया घूम चुका है। बीजेपी ने अब उन्हीं ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल को समाप्त कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। 5 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी एक ही वाहन में सवार होकर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी इस खास मौके पर पूरी तरह से भगवा रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने गेरुए रंग के कपड़े पहने थे, जो इस बात का संकेत है कि अब यहाँ योगी फॉर्मूले पर काम होने वाला है। बंगाल की रग रग में अब हिंदुत्व बहेगा, लेकिन ये राह शुभेंदु के लिए इतनी आसान नहीं होगी। बीजेपी के सभी विधायकों को 24 घंटे काम करना होगा। बंगाल के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। कानून व्यवस्था बहाल करना प्राथमिकता होगी। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना होगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलने होंगे। बंगाल को हिंसा मुक्त बनाना होगा। शुभेंदु अधिकारी बंगाल को बदलने का संकल्प तो ले चुके हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी टीएमसी और ममता बनर्जी की धार को कम करना इतना सरल नहीं होगा। बंगाल को बदलने के लिए बीजेपी अब पूरी ताकत झोंक देगी। बीजेपी का जोर है सिंडिकेट माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति रखना। यूपी मॉडल पर बुलडोजर एक्शन होगा। घुसपैठियों की पहचान प्राथमिकता होगी। भर्ती राशन घोटाले की जांच कराई जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर सीधी कार्रवाई का एक्शन प्लान तैयार होगा। केंद्र की योजनाएं बंगाल में तुरंत लागू की जाएंगी। आयुष्मान, पीएम किसान का लाभ लोगों को मिल पाए, इसकी कोशिश होगी। उद्योगों के लिए भी बिजनेस फ्रेंडली नीति बनाई जाएगी। बंगाल की सांस्कृतिक विरासत लौटाई जाएगी। मछली पालन के क्षेत्र में बड़े काम करने के भी संकल्प लिए गए हैं। तो बंगाल अब एक नए सूर्योदय की ओर देख रहा है। क्या शुभेंदु अधिकारी उन वादों को पूरा कर पाएंगे जिसके दम पर उन्होंने सत्ता का शिखर छुआ है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में अब खेला नहीं
बल्कि सेवा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए राजनीति के बाद प्रहार में अब बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट की जिसका जवाब लोग दशकों से जानना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या धरती के बाहर भी कोई और दुनिया है? क्या अमेरिका ने एलियंस खोज लिए हैं या फिर एलियन को लेकर सिर्फ लोगों में भ्रम है? आज इनमें से कई सवालों के जवाब सामने आ गए। पेंटागन ने पहली बार वो फाइलें दुनिया के सामने रखी हैं जिसमें दशकों तक टॉप सीक्रेट लिखा था। अमेरिका ने सैकड़ों नए वीडियोस, फोटोज और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए हैं और इन वीडियोस में कई ऐसी संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अमेरिका की तरफ से जारी दस्तावेजों में सबसे अहम वो वीडियो है जिसमें चांद के ऊपर रहस्यमयी लाइट और कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियोस जब जारी किए गए तो ये सवाल है, अपोलो 12 मिशन के दौरान की तस्वीर है जिसको लेकर कई सवाल सभी के मन में थे। अमेरिका की तरफ से जारी इन फाइलों में अलग अलग लोकेशंस के वीडियोस और फुटेजेस जारी किए गए और पूरी दुनिया में जब भी कुछ संदिग्ध या यूएफओ से जुड़ी कोई तस्वीर रिकॉर्ड हुई उसे रिलीज किया गया है। इस वीडियो में अलग अलग साल में जो वीडियोस मिले हैं उसमें एलियन की मौजूदगी का दावा करने वालों को और बल दे दिया है कि क्या वाकई एक अलग दुनिया है जिससे हम शायद बेखबर हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में क्या कुछ है, डिटेल आपको बताते हैं। जो रिपोर्ट जारी की गई है, पेंटागन ने पहली खेप में 161 फाइलें जारी की हैं जिसमें 1960 और 1970 के दशक के अपोलो मिशन से जुड़ी रिपोर्ट है। चांद पर कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट एल्ड्रिन ने रहस्यमयी चीजें देखने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगा जैसे कोई चमकदार लाइट अंतरिक्ष में दिखाई दे रही हो। एस्ट्रोनॉट एलन बीन ने भी दावा किया था नवंबर 1969 में कि अपोलो 12 मिशन के दौरान उन्हें अंतरिक्ष में चमकते कण और फ्लैशिंग लाइट्स दिखाई दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे चांद से कुछ कण बाहर निकल रहे हों। वहीं 1972 के अपोलो 17 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने भी अंतरिक्ष में आतिशबाजी जैसी चमक दिखने की बात कही थी। फाइलों में 1965 के जेमिनी 7 मिशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है। इसमें अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बॉमन ने मिशन कंट्रोल को बताया था कि उन्होंने अंतरिक्ष यान के पास एक अनजान वस्तु और लाखों चमकते कण देखे। 1957 में एक व्यक्ति ने FBI को बताया था कि उसने जमीन के अंदर एक गोल आकार की बड़ी उड़ने वाली चीज, उड़न तश्तरी जैसी चीज देखी थी। 2023 में कुछ अमेरिकी नागरिकों ने दावा किया कि उन्होंने तेज रोशनी में से निकलती हुई धातु जैसी उड़ती वस्तु देखी। पेंटागन ने मिडिल ईस्ट से जुड़े कुछ वीडियोस भी जारी किए हैं। इसमें इराक, सीरिया और UAE में अमेरिकी सेना द्वारा रिकॉर्ड की गई रहस्यमयी उड़ती चीजें दिखाई गई हैं। तो ये रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने आपको बताई। और दरअसल इन UFO से जुड़ी इन फाइलों को जारी करने का आदेश खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। इन फाइलों के जारी होने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि उन्होंने एजेंसीज को एलियन लाइफ, UFO और UAP से जुड़ी जानकारी जनता के सामने रखने को कहा था। और अब इन फाइलों के सामने आने के बाद UFO और एलियन को लेकर नए सिरे से बहस तेज हो गई है। उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने किया। देखिए, ट्रंप ने UFO से जुड़ी कई गुप्त फाइलें सार्वजनिक कर दुनिया को अब चौंका दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगला नंबर एरिया 51 का है? ट्रंप सरकार की नई ट्रांसपेरेंसी नीति ने उन लोगों को उम्मीद दे दी है जो सालों से इस बेस के सच का इंतजार कर रहे हैं। एरिया जो है वो इलाका एरिया 51 जिसकी हम बात करें वो क्या है, आपके मन में सवाल होगा। दरअसल दुनिया में एरिया 51 को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रहती। कई लोग दावा करते हैं कि वहाँ एलियंस को बंधक बनाए रखने की बात है और उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एलियंस के साथ। कुछ डिटेल हम आपको देते हैं जो एरिया 51 को लेकर सामने आई है। एरिया 51 को लेकर जो रहस्य है, देखिए, द एरिया 51 का इलाका काफी वीरान और रहस्यमयी माना जाता है। इसका ऑफिशियल नाम नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। ये इलाका कहने को तो अमेरिकी वायुसेना का ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर ना मार पाए। और कहा जाता है कि यहीं पर एलियंस को रखकर वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ सिर्फ अमेरिकी सेना की ही एंट्री होती है। 1947 में न्यू मैक्सिको में क्रैश हुए कथित UFO के मलबे को वहीं लाने की बात कही जाती है कि वहीं रखा गया है एरिया 51 में। दावा यह भी है कि यहाँ एलियन स्पेसशिप को खोलकर उनकी तकनीक समझने की कोशिश की जा रही है। 1989 में बॉब लेजार नाम के एक शख्स ने टीवी पर आकर यह दावा किया था। उसने यहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट में काम किया है, ये बताया उसने। 2019 में एक फेसबुक इवेंट इतना वायरल हुआ कि करीब 15 लाख लोगों ने वहां धावा बोलने की कसम खाई थी। हालांकि असल में वहां पर केवल कुछ 100 लोग ही पहुंचे और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बिल क्लिंटन से लेकर बराक ओबामा तक कई राष्ट्रपतियों ने एरिया 51 का जिक्र तो किया, लेकिन किसी ने भी इसके गहरे राज नहीं खोले। सर्वे में कहा गया कि 54% अमेरिकी मानते हैं कि सरकार UFO के बारे में वो सब नहीं बता रही जो वो जानती है, यानी कि ये रहस्य छुपाए गए, इसे दबाया गया। लेकिन अब जब ये रहस्यमयी दुनिया खुल रही है
तो एलियंस होते हैं क्या? यूएफओज पर रिसर्च चल रही है क्या एरिया 51 में? ये चर्चा फिर से तेज हो गई है। फिलहाल प्रहार में रुक रहे हैं, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।